हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आचार संहिता। आचार संहिता से रिलेटेड हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आचार संहिता क्या होती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है, क्या उसकी विशेषताएं हैं और उसको क्यों लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। तो आदर्श आचार संहिता क्या होती है? इसमें जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाता है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अब अगर बात करें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर क्या होता है कि जो सरकार होती है वो अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर जो राज्य कर्मचारी होते हैं फिर वो चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। ठीक है, आचार संहिता जब लगी होती है तब कोई भी सरकार कोई भी फैसला नहीं, जो सरकार सत्ता में होती है वो कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तो इसी सब से रिलेटेड हम इसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो भारत में होने वाले चुनावों में अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए चुनाव सभाओं, जुलूसों, भाषणों, नारेबाजी और पोस्टर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या ना करें की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, यानी कि लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिससे कि आदर्श आचार संहिता इतनी अहम और इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहली है कि वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गाइडलाइंस जो होती हैं वो आपको फॉलो करनी होती है। यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, उन्हीं को आचार संहिता के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लगाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी सरकार सत्ता में होती है वह खुद से कोई अहम फैसला नहीं ले सकती। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं वो राज्य के कर्मचारी ना होकर आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग के कर्मचारी माने जाते हैं और उनकी तैनाती चुनाव के कार्यक्रमों में की जाती है। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए ना करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है। ठीक है, जैसा कि अभी आप सब देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था ज़मीनी स्तर पर। जो भी छात्र नेता थे, छात्र संघ के लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे थे कि उनकी शिक्षक भर्ती जो हो वो उसका विज्ञापन जारी किया जाए सरकार के द्वारा। तो देखिए अब वो आंदोलन ख़त्म हो गया, प्रोटेस्ट करना लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकार कोई भी अहम फैसला नहीं ले सकती, यानी कि कोई भर्ती वगैरह वो जारी नहीं कर सकती। ठीक है, मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी नहीं होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। आप जो सरकारी पैसे का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा सकता, अपना निजी पैसा ही आपको इस्तेमाल करना होता है। इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले कोई अपील करने पर पाबंदी लगाई गई है। नेक्स्ट ये आपका है, यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने तथा जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं।
किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, जो भी इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं तो जितनी भी इलेक्शंस पार्टी होती हैं तो उनको अगर कोई भी रैली निकालनी है, कोई भी बैठक, कोई मीटिंग करनी है तो उसके लिए उम्मीदवार को क्या करना होता है, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है। इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है। हेलीपैड मीटिंग ग्राउंड, ठीक है, हेलीपैड मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसे सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, ये जो सरकारी बंगले हो गए, सरकारी गेस्ट हाउस वगैरह हो गया, यहाँ पर कोई भी मीटिंग हेल्ड नहीं हो सकती। ठीक है, इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। सिर्फ एक जो पार्टी सत्ता में होती है सिर्फ उसी का हक नहीं होता, बल्कि सभी को ये मुहैया कराना होता है। इन सारी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना होता है। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जित सभी उम्मीदवारों को निष्पक्षता के साथ मौका देना होता है कि ये नहीं कि जो पार्टी सत्ता में है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ऐसा नहीं है। वो भी एक सामान्य ही वो हो जाती है जैसे कि बाकी पार्टियां होती हैं। मान लीजिए अभी आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसको कोई भी हाई फाई, कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपकी बाकी पार्टीज़ हैं उन्हीं के समान इसको ट्रीट किया जाएगा। तो अभी ये जो पार्टी है ये कोई भी रूलर या कोई किंग नहीं है, ये भी बाकी ही पार्टीज़ की तरह एक नॉर्मल पार्टी है। ठीक है, तो आचार संहिता लागू होने के साथ ही जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने सारे अधिकार खो देती है, एक तरह से कह सकते हैं, और वो नॉर्मल हो जाती है जैसे कि बाकी पार्टीज़ थी उन्हीं की तरह उसको अपना प्रचार प्रसार करना होता है। उसे कोई भी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो सके प्रॉपर्टी का रूलिंग पार्टी के द्वारा या फिर किसी भी अन्य पार्टी के द्वारा कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो सके। आइए अब जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई। तो देखिए, एक ज़माना था जब चुनाव के दौरान दीवारें पोस्टरों से पट जाया करती थी। आप सभी जानते होंगे, और गांव में अभी भी ऐसा होता है। जब आपके पंचायत इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो भी प्रधानी या फिर विधायकी के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर अभी भी दीवारों पर पोस्टर्स लगाए जाते हैं। तो एक ज़माना था जब ऐसा हुआ करता था। लाउड स्पीकर्स का कान फोड़ू शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। ठीक है, लाउड स्पीकर्स से लोग तरह तरह के नारे लगाया करते थे, सॉन्ग्स वगैरह बजते थे। ठीक है, दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। होता था ना कि शराब वगैरह बांटी जाती थी, लोगों को पैसे देकर उनको बहकाने का काम किया जाता था कि हाँ आप हमें ही पार्टी देना, हम आपको हमें ही वोट देना, हम आपको पैसे दे रहे हैं एंड ऑल। तो चुनावी वैतरणी पार करने के लिए, वैतरणी एक नदी होती है, ये वो नदी होती है जो आप सभी को मरने के बाद पार करनी होती है, क्रॉस करना होता है इस नदी को। इसीलिए यहाँ पर यह इस नदी को एक टैग की तरह यूज़ किया है कि चुनावी वैतरणी पार करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों का सहारा खुलकर लिया जाता था। पहले के ज़माने में बूथ कैप्चरिंग करने, बैलेट बॉक्स लूट लेने जैसी घटनाएं भी आम हुआ करती थीं। सैकड़ों की संख्या में लोग चुनावी हिंसा के दौरान हताहत होते थे। चुनाव के दौरान काफ़ी हिंसा भी भड़क जाया करती थी, विपक्षी पार्टियों में लड़ाई झगड़े भी हो जाया करते थे। तब चुनाव में शराब और रुपये बांटने का खुला खेल चलता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई। तो ऐसी जो सिचुएशंस थी इनसे निपटने के लिए आदर्श आचार संहिता को लाया गया। आदर्श आचार संहिता को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये फुल्ली यूज़फुल रही, लेकिन क्या था, थोड़ा थोड़ा इससे चेंजेस आए। अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निष्पक्ष तरह से चुनाव कराना होता है। इसके अलावा समय में पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती। अभी हमने डिस्कस किया था। चुनाव आयोग को यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के एस आर बोम्मई
मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। ठीक है, आपसे कब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पॉलिटिक्स के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। जैसे आप जानते हैं अभी रिसेंटली ही आपकी आचार संहिता लगी है, तो इसीलिए हमने उस टॉपिक को उठाया ताकि आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे जो चुनाव आयोग होता है, यह उसको चुनाव आयोग को यह अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के SR बोम्मई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काम चलाऊ सरकार की केवल रोजाना का काम करना चाहिए, काम चलाऊ सरकार को केवल रोजाना काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के समय वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। तो ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आचार संहिता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है गाइस, so that's it from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks, have a nice day.